श्वसन पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव में पहुंचता है। वहां पर पाइरूवेट अम्ल प्लस ऊर्जा से क्रिया होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है, जैसे किण्वन और यीस्ट में। वहीं पाइरुविक अम्ल और ऊर्जा ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनाते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। श्वसन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार से होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये प्रश्न भी याद रखने लायक है कि वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 36 एटीपी के अणु ऊर्जा के रूप में बनते हैं, जो इसका उदाहरण है मनुष्य। वहीं अवायवीय श्वसन में अगर हम देखें तो अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता, जिसके कारण शरीर में लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मात्र 2 एटीपी के अणु, और अवायवीय श्वसन का उदाहरण होता है यीस्ट। मनुष्य के श्वसन तंत्र को अगर हम देखे जाएं तो मनुष्य के श्वसन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला होता है नासाद्वार, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, श्वास नली, श्वसनिका, फुफ्फुस, कुपिका कोश और रुधिर वाहिकाएँ। इन्हीं सभी अंगों से होती हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन होता है। मनुष्य में श्वसन क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक अंत श्वसन होता है और एक उच्च श्वसन होता है। अंत श्वसन का मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और उच्च श्वसन मतलब बाह्य श्वसन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालना। हम देखते हैं जैसे ही हम श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन जैसे हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारी जो वक्ष गुहा है यह फैल जाती है। पसलियों से संलग्न जो पेशियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है। वक्ष ऊपर की ओर आ जाता है और बाहर की ओर गति करता है। फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु का दबाव कम होने के कारण वहाँ हवा भर जाती है। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आप श्वसन सांस जैसे अंदर लो एक साथ, तो जैसे ही सांस अंदर लोगे तो आपका जो चेस्ट वाला पोर्शन है वक्ष गुहा फैल जाएगा, पसलियाँ जो होगी ऊपर उड़ जाएगी, पेशियाँ सिकुड़ जाती है और वक्ष ऊपर आ जाता है। फेफड़ों में वायु का दबाव कम होने से वायु फेफड़ों में बढ़ जाती है। अब उच्च श्वसन में होता है कि हम वापस हवा को बाहर निकालना है, मतलब CO2 को। तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वक्ष गुहा वापस अपने मूल आकार में आ जाती है, पसलियाँ जो होती वो शिथिल हो जाती है, वक्ष वापस अपने स्थान पर आ जाता है और फेफड़ों में वायु का दबाव बढ़ जाता है और वायु का दबाव बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से बाहर आ जाती है। अंत श्वसन में सांस या श्वसन के द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लिया जाता है और उच्च श्वसन में फेफड़ों से वायु या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। स्थलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि जल में रहने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
अब अगला प्रश्न था, संवहन क्या होता है? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है हृदय, एक होती है रक्त नलिका जिनको हम धमनी और शिरा कहते हैं, और दूसरा होता है रक्त और रक्त लसिकाएँ। हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे तो रक्त में 2 प्रकार के अवयव होते हैं, ठोस अवयव और द्रव अवयव। ठोस अवयव में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ पाई जाती है, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु। लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। यह लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है और इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। श्वेत रक्त कणिका, इनका जीवन काल 90 दिन का होता है और यह हमारे शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण होती है। कोई भी जीवाणु या रोगाणु शरीर पर आक्रमण करता है तो श्वेत रक्त कणिकाएँ पहले उससे नष्ट करने का कार्य करती है और शरीर को बीमारियों से मुक्त रखती है। वहीं बिंबाणु की बात करें तो बिंबाणु